Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is a Modern History Revision Series. इससे पहले हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस का रिवाइज़ किया. उसके बाद हमने गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज ऑफ इंडिया उन सब का रिवाइज़ किया, किसके टेन्योर में क्या हुआ था. अगर किसी को वो लेक्चर्स मिस हुए हैं तो वो चेक कर सकते हैं. मैंने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री रिविजन. और आज हम जो है रिवोल्ट ऑफ 1857, जो हर एक बुक में एक चैप्टर एज अ चैप्टर दे के होता है, तो उसका हम रिवीजन करेंगे. ठीक है, एक इसी लेक्चर में हम वो पूरा कंप्लीट करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. जो रिवोल्ट हम किसको बोलते हैं? बगावत को. जब कोई बागी हो जाता है, किसी के खिलाफ बगावत करता है, तो रिवोल्ट ये जब हुआ, ये हुआ 1857 में. ये पहली बार एक शेप मिला इंडियंस के, एक जो हैट्रेड थी अगेंस्ट ब्रिटिश, पहली बार उसको शेप मिला. इट वाज वाइड स्प्रेड. ठीक है, बहुत एरियाज पे फैला हुआ था, बट इट वाज अनसक्सेसफुल क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फिर इनको वापस दबाया. हम कह सकते हैं सबसे पहले इट वॉज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वहाँ पे, लेकिन इसमें धीरे धीरे पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस भी होते गए. ठीक है, इस रिवोल्ट को बहुत सारे नाम मिले, जैसे सिपॉय म्यूटनी. इसको ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने सिपॉय म्यूटनी बोला. इंडियन म्यूटनी, ग्रेट रेबिलियन, इसको इंडियन हिस्टोरियंस ने बोला. रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन इंसर्शन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर जो है उन्होंने बोला इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. किसने बोला? वीडी सावरकर ने. ठीक है, शाबाश. ये जो रिवोल्ट था इसके बहुत सारे वजूहात थे. ये रिवोल्ट क्यों स्टार्ट हुआ? बहुत सारे कॉजेज़ थे. सबसे पहला हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉज क्या था. ठीक है, सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. ब्रिटिश ने जो बहुत सारी स्टेट्स को एनेक्स किया था, अपने अंदर लाया था, वो सबसे बड़ा एक कॉज था. और वो किससे किया था? इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से. किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से. और डायरेक्टली एनेक्स भी किया था, उनको अपने अंदर लाया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भी किया था. ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ये किसने लाया? सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लाया. ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने. और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलता था कि जिसका अपना बेटा बायोलॉजिकल सन नहीं है, उसको वो फादर का जो है कोई रूलर होता था, वो उसके बाद रूलर नहीं बन सकता. अगर एडॉप्टेड सन है, जब तक ब्रिटिश इजाज़त न दे, एडॉप्टेड सन फादर की जगह नहीं ले सकता है. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारी स्टेट्स को एनेक्स किया गया. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लाया था. तो बहुत सारे इंडियन रूलर्स को क्या लगा कि हमें खतरा है, अब हमारी जो रूलरशिप है उसको भी खतरा है. रानी लक्ष्मीबाई का जो एक एडॉप्टेड सन था, उसको अलो ही नहीं किया ब्रिटिश ने कि वो अपनी फादर के थ्रोन पे बैठे. ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई भी इसीलिए जो है झांसी में उसने ब्रिटिश के खिलाफ जो है लीडर बनी और रिवोल्ट किया. अच्छा, कौन कौन सी स्टेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स की गई? सतारा, नागपुर, झांसी. ठीक है, सतारा, नागपुर, झांसी, और उसके बाद जेतपुर, संबलपुर और उदयपुर, उनको भी एनेक्स किया गया. सतारा, नागपुर, झांसी, जेतपुर, संबलपुर और उदयपुर. ठीक है, अब देखिए, अवध को भी एनेक्स किया. एनेक्स करना मतलब ब्रिटिश ने इसको अपने अंडर ले लिया. ठीक है, अवध को भी एनेक्स किया था. किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी अपने अंदर लाया. लेकिन किस बेसिस पे? अवध के लिए एक स्पेशल ये आपको याद रखना है. जो अवध है उसको ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बोला कि इसमें करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल रहा है रूलर, उसके बेसिस पे लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स किया, जबकि ये बिल्कुल गलत था. ठीक है,
और जब अवध को इन्होंने एनेक्स किया उसकी वजह से बहुत सारे रूलर्स, प्रिंसेस, उनके ऑफिशियल्स, रिटेनर्स, सोल्जर्स जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई जॉब ही नहीं रहा। ठीक है। दिस मेजर कन्वर्टेड अवध a loyal state into a hotbed of discontent and intrigue। ये जो एक लॉयल स्टेट थी जहाँ पे रूलर बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। उसके बाद इन्होंने, अवध वालों ने भी रिवोल्ट के लिए तैयार थे और इन्होंने भी बहुत ख़तरनाक तरीके से फिर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रिलेटेड, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले इस्तेमाल किया लॉर्ड डलहौजी ने 1840s में। ठीक है। और ये हमें क्या बोलता था कि ब्रिटिश ने प्रोहिबिट किया एक हिंदू रूलर को कि अगर उसका अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, अगर उसने अडॉप्ट किया है, कि वो उसकी जगह नहीं ले सकता। ठीक है। कभी ये ब्रिटिशर्स के हाथ में रखा गया कि वो अलाउ करेंगे इनको या नहीं करेंगे। ठीक, शाबाश। तो इसकी वजह से बहुत सारे रूलर्स के जो अडॉप्टेड सन्स थे उन्होंने वो जॉबलेस हो गए, उनका पेंशन भी बंद किया गया, उनके साथ जो बाकी लोग जुड़े हुए थे वो भी बेकार हो गए। तो ये था पॉलिटिकल कॉज कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन किया था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी जो है इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद है सोशो रिलीजियस कॉज। सोशो रिलीजियस कॉज में क्या क्या आता है? देखो, इंडियंस को लगा कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, यहाँ वेस्टर्न कल्चर को, यहाँ ये हमारे फेथ में इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे हमारी सोसाइटी का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज कर दिया। ये एक डर रहा इंडियंस में, क्योंकि आपको पता है पहले से इंडियंस जो है रिलीजन को बहुत फॉलो करते हैं और रिलीजन को एक बहुत हाई पोजीशन देते हैं ना। तो 1850 में आया था एक जो 1850 में क्या किया गया, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? इसमें हिंदू लॉ ने बताता था हमें कि जो कन्वर्ट हो जाएगा उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उस हिंदू लॉ को चेंज करके ये बोला गया कि जो भी कन्वर्ट हुआ है इनटू क्रिश्चियनिटी उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। So the people were convinced that the government was planning to convert Indians to Christianity। तो यहाँ पे लोगों को क्या लगा कि गवर्नमेंट शायद प्लान कर रहे हैं कि ये इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए पे मजबूर करेंगे। ठीक है। तो इनको लगा थ्रेट टू देयर रिलीजन, तो इसीलिए ये सोशल रिलीजियस कॉज है। और यहाँ पे इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे सोशल एविल्स भी थे, लेकिन यहाँ इंडियंस भी, जैसे राजा राम मोहन रॉय भी उनके खिलाफ उन पे काम कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ने उनको बैन किया। तो हिंदूज़ को ये नहीं था कि, इंडियंस को ये नहीं था कि ये सही है या गलत है, वो ये बोल रहे थे कि हमारा अपना मसला है, हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि एबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस लाइक सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को बैन किया, राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा इसके लिए काम कर रहे थे। तो इंडियंस को ये भी लगा कि हमारा अपना एक मसला था, हमारे रिलीजन के हिसाब से इन्होंने क्यों इंटरफेयर किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन किया गया, विडो रिमैरेज को अलो किया गया। ठीक है। तो इसकी वजह से लगा इंडियंस को कि हमारे सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं। अब इन्होंने वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन, जैसे जो इंग्लिश मीडियम और साइंस की जो है एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के, उन्होंने बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ जो है उसको भी सस्पेक्शन से देखा गया, क्योंकि जब उन्होंने रेलवेज लाई, इन्होंने यहाँ से सारा रॉ मटेरियल उठा के ब्रिटिश में ये ले गए। ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या था इसका? इन्होंने रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए लैंड पे, रेवेन्यू कलेक्शन को भी बहुत जो है स्ट्रिक्टली इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। तो बहुत सारे ज़मींदार को ड्यू टू लो कल्टीवेशन वो नहीं कर पाए, क्या टाइम पे रेवेन्यू नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टैक्स नहीं दे पाए, जिसकी वजह से फिर उनको अपने ज़मीन से ही हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे जो सिपाहीज थे वो पीजेंट्री क्लास से थे और उनके घर में मुश्किलात आई उसकी वजह से, हाई रेवेन्यू की वजह से, तो इसलिए उनको ज़्यादा ही गुस्सा था फिर ब्रिटिश
जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे। और एक बात इकोनॉमी में क्या हो गया था, इकोनॉमिक कॉज कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। वहाँ पे मशीन मेड गुड्स जो है वो इन्होंने यहाँ लाई, यहाँ के मार्केट्स में, जो कि सस्ते होते थे। तो यहाँ के जो अपने हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन थे, जो आर्ट्स से रिलेटेड डील करते थे, जो चीज़ें बनाते थे, उनको वो तो जॉबलेस ही हो गए, उनकी चीज़ें कोई ख़रीदता ही नहीं था, क्योंकि जब यहाँ पे सस्ते मशीन मेड चीज़ें आ गई तो इससे इकोनॉमिक सेटबैक हो गया इंडियंस को। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज़ थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ था कि हाई लैंड टैक्स, हाई स्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, उसके बाद है मिलिट्री कॉजेज़ क्या क्या थे। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ, जो बगावत स्टार्ट हुई, वो हुई एज अ स्पॉय म्यूटिनी। जो सिपाहीज थे इंडियन आर्मी में, उन्होंने ही स्टार्ट किया। इंडियन सिपाही जो थे ब्रिटिश ट्रूपर्स में, वो थे तकरीबन 87%, लेकिन इन इंडियन सिपाही जो थे उनको इन्फीरियर माना जाता था। क्या माना जाता था? इन्फीरियर। ठीक है, इनको कम पे किया जाता था एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन सिपाहीज। इनको सेम रैंक पे होके भी इनको कम पैसे देते थे और इन्फीरियर समझा जाता था, इनको बुरे बुरे नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया था 1856 में। क्या एक्ट लाया था? जिसकी वजह से ये बोला गया कि जो इंडियन सिपाहीज हैं उनको जहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनीज है कहीं पे भी उनको भेज सकते हैं ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो है मिलिट्री कॉजेज़। क्या क्या था कि एक तो इंडियन सिपाहीज को इन्फीरियर समझा जाता था, उनको बुरे नामों से बुलाया जाता था, उनको कम पे किया जाता, और उनको लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट लाया जिसमें ये बताया गया इनको ब्रिटिश ओवरसीज जो है लैंड है वहाँ पे भी ड्यूटी देनी पड़ेगी। लॉर्ड कैनिंग इस टाइम गवर्नर जनरल था। किसका? इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग 1857 में। रिवोल्ट के टाइम भी लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर 1857 रिवोल्ट के बाद एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक एक्ट आया 1858 में। ठीक है, और इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल है उसका नॉमेनक्लेचर ही चेंज किया और उसको वाइस राय बना दिया गया, वाइस राय बनाया गया। ठीक है, तो पहला वाइस राय कौन बना? फिर यही लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको गवर्नर जनरल में पढ़ाया था परसों। लॉर्ड कैनिंग ही फिर पहला वाइस राय बना इंडिया का इन 1858। उसके लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में क्या क्या हुआ देखो। एक तो स्पॉय म्यूटिनी हुई, 1857 रिवोल्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 भी आया जिसने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में। पोर्टफोलियोज देते हैं ना डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, तो पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही आया, जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में। ठीक है, और विड्रॉ किया गया फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने लाया, वो फिर लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे विड्रॉ किया गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये भी लाया गया लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में। ठीक है, एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट भी लाया गया लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में। इंडियन पेनल कोड भी लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में ही लाया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में लाई गई। एक तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाया गया, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट लाया गया, और इंडियन पेनल कोड 1858 वाला लाया गया लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में। और लॉर्ड कैनिंग पहला वाइस रॉय बना इंडिया का। यहाँ तक समझ आई बात। इसके बाद इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? देखो, कार्ट्रिजेस जो थी वो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस थी, इनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसमें ये खबर फैली कि दैट दे वर मेड अप ऑफ काउ फैट और पिग फैट, जो दोनों के लिए, जो इंडियंस मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे, दोनों के लिए जो है एक टैबू जैसा था। ठीक है, तो मुस्लिम्स के लिए पिग फैट टैबू था और हिंदूज के लिए काउ फैट जो है एज अ, वो काउ को गाय मानते थे। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उनको मुंह से खोलना पड़ता था उन कार्ट्रिजेस को, जो उनको बहुत ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुए। ठीक है, तो
तो दोनों सिपाहीज, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, 1857 में एक सिपाही का नाम था मंगल पांडे। मार्च 1857 में, कब, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बरकपुर में, जगह का नाम है बरकपुर, उन्होंने रिफ्यूज़ किया इस कॉटरेज को यूज़ करना और उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स पे अटैक किया। किसने, मंगल पांडे ने मार्च 1857 में बरकपुर में रिफ्यूज़ किया कि मैं ये कॉटरेज यूज़ नहीं करूँगा, और उसने सीनियर ऑफिसर्स पे क्या किया, अटैक किया। उसको हैंग किया गया। ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल। 8 अप्रैल उसको हैंग किया गया। और 9 मई को क्या किया गया, 85 सोल्जर्स इन मीरठ रिफ्यूज टू यूज न्यू राइफल वेर सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 9 मई को 85 सोल्जर्स ने क्या किया, रिफ्यूज़ किया कि हम ये राइफल्स को यूज़ नहीं करेंगे, और उनको 10 साल की सज़ा मिल गई। ठीक है, तो बेसिक इमीडिएट काज यही था कि जो ग्रीजेड कार्ट्रिजेस थी, सिपाहीज ने मना किया उनको यूज़ करने से, और मंगल पांडे ने फिर सीनियर्स पे अटैक किया, और 85 सोल्जर्स ने मेरठ में फिर बोला मई में कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे। उनको सेंटेंस मिला 10 साल का। ठीक है, तो सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट तो बहुत एरिया पे स्प्रेड हुआ था। तो ये पटना से बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान तक जो मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट के, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कानपुर मेन सेंटर था, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, अर्रा इन बिहार, ये मेन सेंटर्स थे। मैं एक बार फिर से बताऊंगी कौन कौन से मेन सेंटर्स थे। कानपुर था, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, अर्रा इन बिहार। तो ये क्या थे, ये मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। लखनऊ में जो लखनऊ कैपिटल थी किसकी, अवध की कैपिटल थी लखनऊ। वहाँ पे कौन था, बेगम हजरत महल ने लीड किया। ठीक है, अवध का जो एक्स किंग था, उसकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, उसने लीडरशिप ली वहाँ पे। बेगम हजरत महल ने कहाँ पे, लखनऊ, जो कि अवध की कैपिटल थी। कानपुर में कौन था, कानपुर में लेड किया रिवोल्ट को नाना साहब ने। नाना साहब था एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड कौन था, नाना साहब, और उसने लीड किया कानपुर में। ठीक है, इस ब्रिटिशर्स ने नाना साहब का पेंशन ही बंद कर दिया था, लेकिन कानपुर में ज़्यादा देर ये नहीं रह पाया। कानपुर को फिर ब्रिटिशर्स ने जल्दी ही रिकैप्चर कर लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया फिर वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने। नाना साहब ने जो है वो भाग गए, लेकिन उसके जो एक कमांडर थे तांतिया तोप, उन्होंने कंटिन्यू रखा स्ट्रगल को, और फाइनली तांतिया तोप को भी हरा दिया गया और अरेस्ट किया गया और फिर हैंग किया गया। तो तांतिया तोप कौन था, ये ब्रिलियंट कमांडर था किसका, नाना साहब का। उसके बाद झांसी की अगर बात करेंगे, झांसी जो है वहाँ पे 22 साल की 22 years ओल्ड कौन थी जो लीड कर रही थी, वो थी रानी लक्ष्मी बाई। मैंने आपको बताया कि रानी लक्ष्मी बाई के जो एडॉप्टेड सन है उसको थ्रोन पे नहीं आने दिया, तो रानी लक्ष्मी बाई ने रिवोल्ट में लीड किया झांसी में। ठीक है, ग्वालियर, जब रानी लक्ष्मी बाई भाग गई तो उस तांतिया तोप ने उसको ज्वाइन किया और वो ग्वालियर गए। ठीक है, तो वहाँ पे ही फिर जो रानी लक्ष्मी बाई, वो फिर उसी को मारा गया फाइट में। तो ब्रिटिशर्स ने इस ग्वालियर को भी रिकैप्चर किया। बिहार में जो रिवोल्ट लीड किया वो किया कुंवर सिंह ने। ठीक है, ये रॉयल हाउस का बच्चा मतलब से बिलोंग करता था बिहार का। इसके जो एस्टेट्स थे उनको कैप्चर किया था ब्रिटिश ने, तो बिहार में लीड किया कुंवर सिंह ने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। तो 1858 के मिडल में पूरा जो ये सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस किया। ठीक है, तो फिर तकरीबन 8 जुलाई 1858 को जो है फाइनली पीस प्रोक्लेम किया बाय लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ट देखे हैं, देखिए आप। दिल्ली में जो इंडियन लीडर था वो कौन था, बहादुर शाह सेकंड,
और ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने वापस दिल्ली को रिकैप्चर किया था वो था जॉन निकोलसन। लखनऊ में कौन इंडियन लीडर था? बेगम हजरत महल, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। और किस ब्रिटिश ऑफिसर ने रिकैप्चर किया? हेनरी लॉरेंस ने, ठीक है। कानपुर में कौन सा इंडियन लीडर था? नाना साहब। और सर कॉलिन कैंपबेल, कानपुर मतलब कॉलिन कैंपबेल ने ही वापस इसको रिकैप्चर किया। झांसी और ग्वालियर में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोप। जनरल हुग रोज, आर रानी और आर रोज, जनरल हुग रोज ने वापस कैप्चर किया झांसी और ग्वालियर को। बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। और कॉलिन कैंपबेल ने वापस बरेली में भी रिकैप्चर किया। इलाहाबाद और बनारस में कौन था? मौलवी लियाकत अली। और कॉलोनियल ऑनसेल ने वहाँ पे रिकैप्चर वापस किया। बिहार में कौन था? कुंवर सिंह था। और विलियम टेलर ने वहाँ पे वापस रिकैप्चर किया। तो ये जो चार्ट है इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। इसमें दिए गए हैं कि इंडियन लीडर्स कहाँ पे लीड करते थे और कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने वापस रिकैप्चर किया। अब ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये लिमिटेड अपराइजिंग थी। पूरा जो इंडिया का पोर्शन है वो उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, कश्मीर, राजपुताना, इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। इसमें रिवोल्ट में इफ़ेक्टिव लीडरशिप ही नहीं थी। इनको पता ही नहीं था हमें क्या करना है। एक मजबूत लीडर नहीं था। इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इनके पास उतनी वेपन्स भी वैसी नहीं थी, मशीनरी भी वैसी नहीं थी। तो रिसोर्सेज इनके पास बहुत कम थे। कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो समझते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छे हैं, तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने कोई स्टैंड ही नहीं लिया उस टाइम पे। तो रिजल्ट क्या क्या था रिवोल्ट का? रिवोल्ट का रिजल्ट ये था, कंपनी रूल जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल एंड किया गया, ठीक है। एंड ऑफ कंपनी रूल हो गया। क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश वहाँ पार्लियामेंट में बात उठी कि कंपनी ने वहाँ पे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया है, तो एंड ऑफ कंपनी रूल हुआ। डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो फिर क्राउन के हाथों में पूरा रूल दिया गया इंडिया का। और ये अनाउंस किया लॉर्ड कैनिंग ने, जो दरबार लगा कहाँ पे? इलाहाबाद दरबार में इसने अनाउंस किया। ये क्वीन की जो प्रोक्लेमेशन थी 1 नवंबर 1858 को इसने अनाउंस किया। इसने बोला कि अब जो इंडियन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की, वो हम इन द हैंड्स ऑफ क्वीन ट्रांसफ़र करते हैं और क्वीन विक्टोरिया के हाथ में दिया गया। और एक इंडिया ऑफिस बनाया गया जो हैंडल करेगा गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अच्छा, रिलीजन टॉलरेंस, ब्रिटिश क्वीन ने ये बताया कि हम जो है रिलीजन टॉलरेंस अब प्रैक्टिस करेंगे। यही वाला प्रिंसिपल कि हम प्रॉमिस करेंगे कि हम जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं इंडिया के, उनको ध्यान में रख के ही कोई लॉ बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुई? गवर्नर जनरल ऑफिस को रिप्लेस किया गया बाय वाइस रॉय। इंडियन रूलर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया गया। राइट टू एडॉप्टेड सन्स एज लीगल हायर्स एक्सेप्ट किया गया, मतलब जो भी एडॉप्टेड सन्स हैं उनको अपने बाप की जगह मिलेगी, ठीक है। मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशन की गई कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन सोल्जर्स थे ना, रेशियो जो था ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन सोल्जर्स, उसको इंक्रीज़ किया गया। और जो आर्मरी थी वो सिर्फ इंग्लिश सिपाहीज के हाथ में दी गई, ठीक है, इंडियंस को वो नहीं दी गई। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसने इंडियंस को भी थोड़ा सा जगह, पहली बार कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सामने आ गए। ब्रिटिशर्स को दिखाया कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है। लेकिन जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप नहीं होने की वजह से, एक कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से, या सारे क्लासेस का पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से ये फेल हो गया। बहुत सारी बुक्स लिखी गई रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। सबसे पहले आपको याद रखना है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखा वी.डी. सरवरकर ने लिखा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पे किताब, ठीक है, वी.डी. सरवरकर ने। उसके बाद रेबिलियन 1857 एक किताब लिखी गई है, सिम्पोजियम बाय पुरान चंद जोशी, P.C. जोशी ने लिखा रेबिलियन 1857 ए सिम्पोजियम, ठीक है। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 किसने लिखी? जॉर्ज ब्रूस मैलिसन ने। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखी जॉर्ज ब्रूस मैलिसन ने। ग्रेट म्यूटिनी लिखी क्रिस्टोफर हिबर्ट ने,
ठीक है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 लिखा इकबाल हुसैन ने। इकबाल हुसैन से दिखता है मुस्लिम है तो रिलीजन के साथ जोड़ सकते हो। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 लिखा इकबाल हुसैन ने। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सादिक खान। सादिक हो गया सच बोलने वाला, तो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रूथ से ही पता चलेगा खान मोहम्मद सादिक खान जो है उसने किताब लिखी थी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857। ठीक है, तो ये थी कुछ बुक्स जो 1857 पे लिखी गई थी। और रिवोल्ट ऑफ 1857 जो चैप्टर था हिस्ट्री में, मैंने उसको आप रिवाइज कराया लेकिन इन डिटेल, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ फैक्ट्स बोलती वो याद रखना मुश्किल होता है, जब स्टोरी की तरह इंसान पढ़ता है तो वो कभी भूलता नहीं है। अब आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है इन बुक्स का नाम और किसने लिखा है, और सो दैट अगर किसी की मेमोरी ज़्यादा शार्प नहीं है वो रिवाइज कर सकते हैं फिर से, ठीक है। और मैं साथ साथ MCQs भी कराती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री MCQs, तो वहाँ पे भी ये सारा कुछ रिपीट हो जाएगा। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।